अमृतपाल मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे साथ रजब अली को देखकर उन्होंने उसका भी खुशदिली से इस्तकबाल किया। फिर वो मुस्कुरा कर बोले, ये कौन है? मेरे साथी सुनील शर्मा। मैंने शर्मा सुनील के साथ लगाया। कैसे हैं आप शर्मा जी? अमृतपाल ने पूछा। आप बताइए, रजब अली शर्मा कर बोला। और अमृतपाल ने किसी कदर ताज्जुब से उसे देखा। फिर बोले, मुझे तो आप इंदर सभा से आए हुए लगते हैं। कहाँ से? रजब अली ने सवाली अंदाज में मुझे देखा। बल्कि हो सकता है राजा इंदर ही हो। राजा इंदर? रजब अली मुदब्बराना अंदाज में गर्दन हिलाकर रह गया। आप गलत बोल रहे हैं, सही तलफ़ुज़ इंदर नहीं अंदर है। मगर राजा अंदर? आप मुझे राजा बाहिर क्यों नहीं कह रहे? जी, अमृतपाल हैरत से बोले, ये राजा दाहिर कहना चाहते हैं। जबकि वैसे मेरे साथी बहुत पुरमज़ा आदमी हैं, हंसने हंसाने के शौकीन। मैंने खूंखार नज़रों से रजब अली को घूरते हुए कहा, जिसने आते ही बकवास शुरू कर दी थी। रजब अली ने सहम कर रुख तब्दील कर लिया। अमृतपाल सांगा ने ठंडी सांस लेकर कहा, हंसने हंसाने वाले लोग तो मुझे भी बहुत पसंद हैं। खुद गणेश पाल बहुत हंसमुख था, मगर क्या करें, भगवान ने हमसे हमारी हंसी छीन ली। अब तो हंसते हुए भी शर्म आती है। यकीनन यकीनन। वैसे अमृतपाल जी, अब आपको पेड़ के नीचे 2 चारपाइयाँ डलवानी पड़ेंगी। ये मेरे साथ ही रहेंगे। ज़रूर ज़रूर, सर आंखों पर। लेकिन घर के सारे लोग कह रहे हैं कि मेहमानों को इस तरह बाहर डलवा देना रीत रिवाज के भी खिलाफ है, और बुरी बात भी। कालका नवास में कई कमरे खाली हैं, आप उनमें से कोई कमरा ले लीजिए। क्या हर्ज है चीफ? रजब अली ने फौरन कहा। और एक बार फिर मैंने उसे घूर कर देखा तो वो जल्दी से बोला, मेरा मतलब है खुली हवा में, खुली फिजा में हम लोग ज़्यादा बेहतर रह सकेंगे। अंदर जाने की क्या ज़रूरत है? जैसा आप पसंद करें। बस अजीब लगेगा, परेशानी भी होगी आपको, बाहर मच्छर भी काटेंगे। खैर, ऐसा करते हैं कि अंदर एक कमरे में आपके लिए बिस्तर भी लगवाए देते हैं, और जैसी आपकी इच्छा है बाहर भी आपके लिए बंदोबस्त कर दिया जाता है। अगर आप बाहर तकलीफ़ महसूस करें तो अंदर आ जाइए। हाँ, ये ठीक है, मैंने कहा। और इसके बाद अमृतपाल सांगा मुझे लेकर कालका नवास की इमारत में दाखिल हो गया। उसने चाय वगैरह का बंदोबस्त किया था। चाय के कमरे में रानी अमृता, उसकी 3 बेटियां और खुद गणेश पाल भी मौजूद था। रजब अली बेहद खुश नजर आने लगा। रानी अमृता ने रजब अली को देखा, तीनों लड़कियों ने भी उसे देखा, और तीनों ही के चेहरों पर उसके लिए पसंदीदगी के आसार नजर आने लगे। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। बहरहाल ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो बायस तवज्जो होती। रजब अली ने अगर अपने तौर पर यह रूप धार लिया है तो मेरे ऊपर क्या असर पड़ता है? इतना मैं ज़रूर जानता था कि किसी किस्म की बुराई ना करने का वादा उसने किया था। वो उस वादे की यकीनन तकमील करेगा। बस खूबसूरत लड़कियों का रसिया था और उनके दरमियान हरकतें करने का शायक। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो काबिल एतराज़ होती। चुनाचे मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसके बारे में रानी अमृता ने भी कुछ अल्फाज कहे जो उसके हुस्न की तौसीफ के लिए थे। गणेश पाल अलबत्ता पत्थर की मूरत बना बैठा हुआ था। उसके सामने उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। उसने भी इससे गुरेज किया। ये बात सबको बता दी गई कि मैं भी यहाँ क्या करूँगा। रानी अमृता और शायद लड़कियों को भी मेरे बारे में कोई तफसील बता दी गई थी, क्योंकि किसी के भी अंदाज में अजनबियत नहीं थी। मैंने महसूस किया कि बड़ी लड़की सरिता संजीदा है, जबकि लीशा और रजनी के चेहरे शरीर नजर आते थे। अमृता कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही संजीदा थी। अमृतपाल सांगा ने कहा, आपने हमारी ये छोटी सी भेंट स्वीकार करके हम पर एहसान किया है। अमृता जी भी इस बात पर मुझसे नाराज़ हो रही थी कि क्या अब हम मेहमानों को खाना खिलाने के काबिल भी नहीं हैं। भगवान के लिए आप अपने इस विचार में थोड़ी सी तब्दीली पैदा कर लें। अमृतपाल जी, हम आपके साथ आपकी चाय की पहली दावत पर शरीक हो गए, लेकिन देखिए जो कुछ हमें गणेश पाल जी के सिलसिले में करना है उसमें सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हम आपका कोई एहसान कबूल ना करें। अगर हमने खाना पीना आपके साथ शुरू कर दिया तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा। ये उस काम ही का एक हिस्सा है, वरना आपकी दावत कबूल कर लेने में हमें कोई एतराज़ नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो मजबूरी है। दूसरी बात ये कि आप हमें यहाँ कालका नवास में अंदर आने जाने की खुली इजाज़त दे दें। हम अगर यहाँ आएंगे तो किसी बुरी नीयत से नहीं आएंगे, बल्कि ज़रूरत के तहत आएंगे। कैसी बातें करते हैं दीपक महाराज, आप 100 बार अंदर आएं, आपका कमरा भी अंदर ही है। अब उठिए और उसे देख लीजिए। वो कमरा हमें दिखा दिया गया और इसके बाद हम उनसे इजाज़त लेकर उस घने और फैले हुए दरख्त के करीब आ गए जो कालका नवास की 4 दीवारी के एक गोशे में था और इतना घना था कि उसके नीचे मुकम्मल छांव रहती थी। अब यहाँ 2 चारपाइयों का बंदोबस्त कर दिया गया, उन पर बिस्तर भी लगा दिए गए और ऊपर मच्छरदानी भी तान दी गई थी।
ताकि दरख्त पर बैठे हुए परिंदों की बीट बिस्तरों को खराब न कर दे। अपनी तरफ से हमारी इस ख्वाहिश की तकमील करने के लिए अमृतपाल सांगा जी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अलबत्ता रजब अली ने अपनी चारपाई पर बैठते हुए कहा, जगह तो बहुत अच्छी है चीफ, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई। राजा बाहिर जी, अब कहिए आपके साथ क्या सलूक किया जाए। मेरा ख्याल है मुर्गा बना दीजिए चीफ, बल्कि मैं बना जाता हूँ, लेकिन नादीदा शक्ल में आपके अलावा किसी को नजर नहीं आऊँगा। रजब अली ने मस्करेपन से कहा और मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, देख रजब अली, ये वादा करके आया है तू यहाँ कि किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं करेगा। मैं इसके बाद तुझे मुआफ नहीं करूँगा। चीफ, बदतमीजियों की इकसाम बता दीजिए। यहाँ आने का मतलब आपके इल्म में है। बस आप मुझे इसका मौका दीजिए कि उन हसीनाने जहाँ के साथ ज़रा थोड़ी सी खुशगपियाँ रहें। आगे कदम बढ़ें तो कुल्हाड़ी मारकर पाँव काट दीजिएगा, मुझे एतराज़ नहीं होगा। मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और नीम रजामंदी किसी कैफियत का इजहार कर दिया। इस जगह का इंतखाब मैंने बेमकसद नहीं किया था। अंदरूनी हिस्से में हमें अपनी गुफ्तगू के मामले में मोहतात रहना पड़ता। यहाँ हर तरह की आज़ादी थी। वक्त गुजरने लगा। शाम को केथाराम जी आ गए। झापक राम उनके साथ था। हमें देखकर बुरी तरह चौंका, लेकिन केथाराम ने शायद उसे कुछ हदायत दे दी थी। बहुत देर तक बातें होती रहीं। आज हमारी वजह से अमृतपाल सांगा मंदिरों की पूजा के लिए नहीं गए। सुबह को उनके जाने का इरादा था। केथाराम से इस बारे में बातचीत होती रही। ऐसा लगता था जैसे केथाराम मुझसे कुछ पूछना चाहता हो, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। अमृतपाल सांगा ने खास तौर पर केथाराम से इस बात की परेशानी का इजहार किया था कि हम लोगों ने उनका खाना पीना कबूल नहीं किया है। बहरहाल इस मामले में कोई जिद नहीं हुई। रात के खाने के बारे में हमसे पूछा गया तो मैंने कहा कि सुनील खाना ले आएगा, वो लोग फिक्र न करें। केथाराम चला गया तो मैंने रजब अली से कहा, तू शराफत से कहीं से खाना ला सकता है। शराफत साहब के बारे में ज़रा तफसीलात बता दीजिए चीफ, उम्मीद है खाना वगैरह ले आऊँगा। बहुत ज़्यादा शौक़ बनने की कोशिश मत कर। जा शहर में कोई ऐसा मुसलमान होटल तलाश कर जहाँ हलाल गोश्त मिलता हो और फिर वहीं से खाना ले आ, लेकिन एहतियात के साथ कहीं ये ना हो कि गोश्त का बर्तन अमृतपाल सांगा के सामने पहुंच जाए। जो हुक्म चीफ, रजब अली ने कहा और निगाहों से उजल हो गया। मैं दांत पीस कर रह गया था। इस तरह उसका गायब हो जाना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इस बात के इम्कानात थे कि अंदरूनी इमारत से हम पर निगाह रखी जा रही हो। लड़कियों से भी खतरा था। रजब अली को पहले यहाँ से बाकायदा दरवाजे से बाहर निकलना चाहिए था। उसके बाद वो अंदर आता तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल उसे समझा दूंगा। यकीनी तौर पर इस वक्त भी अमृतपाल सांगा मुझसे मुलाकात करना चाहते होंगे, लेकिन बस इखलाकन ही मेरे पास नहीं आए। रजब अली कुछ देर के बाद इस अंदाज में नमूदार हो गया। हाथों में एक छोटा सा देगचा और खमीरी रोटियां थीं, तंदूर की पकी हुई। देगचे से बड़ी नफीस खुशबू उठ रही थी। बहुत आला किस्म का कोरमा था। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा। यकीनन कोई उल्टी सीधी कार्रवाई कर डाली होगी। खरीद कर लाया है ये। चीफ, तुम्हारे सामने झूठ बोलने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। एक मुसलमान खानदान में शादी हो रही थी। गालिबन निकाह में कुछ देर थी उस वक्त, क्योंकि तमाम लोग शामियाने के नीचे बैठे हुए थे। एक तरफ खाने की देगें रखी हुई थी और नान भाई तंदूर में रोटियां लगा रहा था। बस चीफ, ज़्यादा वक्त तो था नहीं मेरे पास। वहीं से एक बर्तन उठाकर देग के करीब बैठे हुए एक शख्स से कहा कि इसमें थोड़ा सा सालन डाल दो। वह मुझे अचानक नमूदार होते देखकर ही औंधा हो गया। बहालत मजबूरी मुझे यह सालन खुद निकालना पड़ा। नान भाई रोटियां निकाल रहा था। अपने और तुम्हारे लिए ये रोटियां ली और वापस आ गया। मैंने आंखें बंद करके सर पर हथेली मारी थी। रजब अली कहने लगा, अगर गलती हुई है चीफ तो इस वक्त मुआफ़ कर दो, क्योंकि रास्ते भर इस कौरमे की लजीज खुशबू ने मुझे बेचैन कर रखा था। अब जल्दी से शुरू हो जाओ। कहाँ से शुरू हो जाएं? खाने चीफ, दौराने सफ़र तकल्लुफ़ात की कहाँ गुंजाइश होती है। हम अपनी ऐशगाह में तो नहीं हैं। ये हटाओ ढक्कन और यही रही रोटी। हम निवाला और हम देगची बन जाओ, क्योंकि निवाला तो है नहीं। शुरू हो जाओ चीफ। आओ देखो, यह खुशबू दिमाग ख़राब किए दे रही है। मैंने बहालत मजबूरी वही किया जो रजब अली ने कहा। खाना वाकई बेमिसाल था और उसे खाने में बड़ा लुत्फ़ आया। फिर हम फारिग हो गए। रजब अली अचानक ही गायब हो गया और कुछ देर के बाद एक जग और गिलास लिए नमूदार हो गया। और उसके बारे में भी उसने यही बताया था कि एक होटल की मेज़ पर से उठा लाया है। पानी पीने के बाद उसने कहा, अब ये सारे बर्तन वापस करना होंगे। अभी लो चीफ। एक मिनट, तो जिस तरह से यहाँ से गायब हो जाता है और वापस आ जाता है, अगर किसी ने देख लिया तो बेटे फिर हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। आइंदा ख्याल रखूँगा चीफ। इस वक्त तो जाने दो। अब ज़रा खुमार गंदम का मज़ा भी लेना है। आराम से सो जाऊँगा। वाह, क्या लुत्फ़ आया है। बहरहाल इन सारे मामलात के बाद रजब अली चादर ओढ़कर एक चारपाई पर लेट गया।
और मैं लेटकर दरख्तों के पत्तों से छिनती हुई चांद की रोशनी देखने लगा। सोचने लगा कि अब मुझे गणेश पाल के जहन का जायजा लेना चाहिए। इस बात के इम्कानात भी हैं कि गणेश पाल महाराज किसी किस्म का कोई ड्रामा कर रहे हों। बहरहाल ये तो जायजा लेने के बाद ही अंदाज़ा हो सकता था। दूसरे दिन सुबह खुद अमृतपाल सांगा और उनकी धर्मपत्नी लोटों में पानी और चाय वगैरह लिए हुए हमारे पास पहुंचे थे। बिस्कुटों के पैकेट भी थे। अमृतपाल सांगा ने कहा, सच्ची बात यह है कि जीवन में कभी हमने अपने मेहमानों के साथ ऐसा बुरा सलूक नहीं किया जैसा करने पर तुमने हमें मजबूर कर दिया है दीपक। आप बार बार इसका तस्करा करके मुझे शर्मिंदा करते हैं अमृतपाल महाराज। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, ना ही इसके बारे में सोचें। मुझे जो भी ज़रूरत हुई मैं आपसे तलब कर लूँगा। अगर वो मेरे काम के खिलाफ ना हुई, ठीक है महाराज, जैसा आप पसंद करें। ये चाय तो पी लेंगे ना आप? सुबह ही सुबह कहाँ परेशान होते फिरेंगे? हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैंने जवाब दिया। अमृतपाल सांगा कहने लगे, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। अगर आप कहीं जाना चाहें तो ज़रूर चले जाएं, वरना फिर आराम से यहीं रहें। दिन में तो धूप की तपिश हो जाएगी। आप अंदर कमरे में आराम करें। हमारी बिल्कुल फिक्र न करें आप। ये तो गैर जगह है। हो सकता है हमें आपके साथ सांगापुर जाना पड़े। वहाँ भला हम तकल्लुफ़ करते हुए रह सकेंगे आपके साथ। जैसी आपकी इच्छा महाराज, अमृतपाल ने कहा और इसके बाद वो लोग चले गए। थोड़ी देर के बाद अमृतपाल अपने खानदान के साथ बाहर चले गए। उस वक्त रानी अमृता, निशा और रजनी उनके साथ थीं। सरिता को हमने उनके साथ जाते हुए नहीं देखा। रजब अली साथ में था। कहने लगा, चीफ एक रह गई है। तो फिर? नहीं, मेरा मतलब है कि अकेली रह गई है बेचारी। तू चला जा उसके पास। तुम भी चलो, रजब अली ने शर्माते हुए अंदाज में उंगलियां मरोड़ते हुए कहा और मैंने उसे उसीली निगाहों से घूरा। फिर थोड़ी देर के बाद हमने सरिता को अपनी तरफ आते हुए देखा और रजब अली खुश होकर बोला, देखा देखा चीफ, आ रही है वो। तो फिर? मेरा मतलब है वो जो एक शेर है ना कि कच्चे धागे से कोई पता नहीं ना जाने क्या क्या कह देती हैं। ये उसमें सरकार भी होता है और शायद बंदने का भी कोई जिक्र और किस्सा। छोड़ो चीफ, वो आ रही है। और देखो, अगर मैं उससे दोस्ती कर लूँ तो नाराज मत हो जाना। इतनी देर में सरिता हमारे पास पहुंच गई। चेहरे पर शक के तासुरात थे। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा पुरतमक्कनत चेहरा था। कद्दो कामत और बदन भी अच्छा खासा था। उस वक्त एक सफ़ेद साड़ी में मलबूस, जिसकी किनारी उनाबी रंग की थी, खासी प्यारी लग रही थी। हमारे सामने पहुंच गई और बोली, खूब डेरा जमाया आपने। जी, आपकी मेहरबानी है। क्या किस्सा है, क्यों आए हो? जी, मैं हैरत से बोला, क्या इरादे लेकर आए हो? क्या आपको अमृतपाल जी ने नहीं बताया? पिताजी गणेश की वजह से हवास बाख्ता हो रही हैं, हर परछाई का सहारा ले रहे हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं होशियार भी हूँ। मैं पिताजी को किसी का शिकार नहीं बनने दूंगी। तुम कौन और क्या हो और किस तरह पिताजी तक पहुंचे हो मैं नहीं जानती। केताराम खुद बेवकूफ़ आदमी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे लिए कुछ नहीं कर सके तो तुम क्या कर सकोगे? देखो, अगर धन दौलत के पुजारी हो तो भगवान के लिए खामोशी से कुछ ले देकर यहाँ से टल जाओ। हमारी तो दुनिया ही लुट चुकी है। गणेश भैया जिस कैफियत का शिकार हैं, उसके बाद हमारे लिए ज़िंदगी का तसव्वुर ही ख़त्म हो गया है। हमें और कोई दुख ना दो। तुम्हें भगवान का वास्ता, हम कोई और दुख उठाने के काबिल नहीं हैं। उसकी आवाज़ रुंध गई। रजब अली खामोशी से उसे देख रहा था। सरिता जी, आपका ख्याल है कि हम कोई 420 कर दें? आपके पिताजी तक पहुंचे हैं। तुम खुद बता दो, क्या तुम ऋषि मुनि हो? तुम खुद बता दो, कौन हो तुम? साधु संत हो? ऐसे होते हैं साधु संत, ये हुलिया होता है उनका। तुम क्या करोगे हमारे लिए? बताओ, तुम क्या करोगे? ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। क्या आप ये चाहती हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? मैं बस ये चाहती हूँ कि अब हमारे साथ और कोई ऐसा सलूक ना किया जाए कि हम जीने का ख्याल ही छोड़ बैठें। तुम लोग अगर किसी खास मकसद के लिए आए हो तो भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि अगर पूरा कर सकी तो तुम्हारा मकसद पूरा कर दूंगी। हमारे साथ कोई बुराई ना करना। देखो, हम बड़े दुखी हो गए हैं। जैसे हम जी रहे हैं हमारा मन ही जानता है। अब कोई और तकलीफ उठाने की हिम्मत नहीं है हम में। सरिता जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर कभी आपको यह एहसास हो जाए कि हम कोई गलत बात कर रहे हैं आपके साथ, तो आप हमारे साथ जो सलूक चाहें कर सकती हैं। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। बस एक ख्वाहिश है कि गणेश ठीक हो जाए। उसके बदले में मैं आप लोगों से एक पैसा भी नहीं चाहता और ना ही मेरे दिल की गहराइयों में कोई और ख्याल मौजूद है। मगर तुम लोग साधु हो। कोई ऐसा काम करके दिखाओ मुझे जिससे मैं ये बात मान लूँ कि तुम सचमुच साधु हो। आप बताइए, आप कैसा काम चाहती हैं? अब मैं क्या बताऊँ? अच्छा देखिए, वो पेड़ पर इतने सारे परिंदे बैठे हुए हैं। अगर वो आकर आपके शानों पर बैठ जाएं, आपके चारों तरफ फैल जाएं, तो क्या आप मान लेंगे कि हमें कुछ आता है?
सरिता ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और मैंने पेड़ पर नजरें जमा दी। ये एक नया तजुर्बा था जो मैं कर रहा था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे यकीन था कि मैं इस तजुर्बे में कामयाब हो जाऊंगा। रजब अली मेरे करीब ही बैठा मेरी कार्रवाई देख रहा था। पेड़ पर बेशुमार खूबसूरत परिंदे फुदक रहे थे, थिरक रहे थे। उनकी चहचहाहटें गूंज रही थीं। चंद लम्हात के बाद ये आवाज़ें बंद हो गईं और इसके बाद परों की मध्यम मध्यम फिड़फिड़ाहटें सुनाई दीं। सरिता जी बेयकीनी के अंदाज में खड़ी हुई थीं। अचानक ही घूमकर परिंदों को देखने लगी। 25-30 नन्हे मुन्ने परिंदे करीब आए और सरिता के सर शाने वगैरह पर बैठ गए। बाकी उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए थे। सरिता की आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। वो उन परिंदों को खुद पर से उड़ाने लगी, लेकिन वो मेरी आंखों के ताबे थे, मेरे ट्रांस में थे। थोड़ा सा ऊपर उठते और उसके बाद फिर सरिता के जिस्म पर बैठ जाते। सरिता के चेहरे पर हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। रजब अली हाथ बांधे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसे मेरे बारे में ये तमाम अंदाजे तो थे। सरिता परेशान हो गई। उसने कहा, अरे कोई परिंदा मर ना जाए, भगाइए इन्हें, भगाइए। जाओ, मैंने कहा और जहनी तौर पर भी उन्हें अपने ट्रांस से आज़ाद कर दिया। तमाम परिंदे दहशतज़दा होकर वहां से उड़ गए और सरिता बुरी तरह चकरा गई। यहाँ तक कि उसे अपने आप को संभालने के लिए पास पड़ी हुई चारपाई पर बैठना पड़ा। वो फटी फटी आंखों से हम लोगों को देख रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सरिता जी, हम लोग धोखेबाज नहीं हैं, ना ही आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं। अगर आप अपने भगवान पर भरोसा रखती हैं तो हम पर भरोसा कर सकती हैं। सरिता पर यह वाकया बड़ा असरअंदाज हुआ। वो सहमे हुए अंदाज में उठी और दौड़ती हुई अंदरूनी हिस्से में चली गई। रजब अली ने मेरी तरफ देखकर फीके से अंदाज में हंसते हुए कहा, चीफ, आपने उस पर रोब तो डाल दिया, लेकिन बात कुछ खराब हो गई है। अब वो सिर्फ हमसे खौफ खाएगी। अरे मुझसे खौफ खाएगी, तुझसे तो नहीं। हाँ, ये तो ठीक है। तो ज़रा मैं उसे समझाऊं कि कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है, दफ़ा हो जा। मैंने कहा और रजब अली पलक झपकते मेरी निगाहों से ओझल हो गया। धूप पूरी तरह चढ़ी भी नहीं थी कि अमृतपाल सांगा वापस आ गए। मैंने रजब अली को आवाज़ दी तो वो मामूल के मुताबिक एक लम्हे में मेरे पास पहुंच गया। मैंने ही चाहता था कि अमृतपाल सांगा रजब अली को अंदर देखें। उसका मुंह बना हुआ था। क्या कर रहा था वहां? कुछ नहीं चीफ, अचानक ही आवाज़ दे ली तुमने मुझे। वो तो उसके सामने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। अगर एकदम गायब होता तो सूरत हाल बिगड़ जाती। चीफ, ज़रा इस चीज़ का ख्याल कर लिया करो। अबे तू वहां जाकर बैठ ही क्यों गया था? बस चीफ, उससे दिलचस्प बातें हो रही थीं। वो तो बड़ी अच्छी लड़की है, मगर अपने भाई के लिए गमज़दा है। चीफ, तुम्हारी एक ही जुम्बिश ने उसे तुम्हारे कदमों में झुका दिया है। मुझसे पूछ रही थी कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। क्या बताया तूने? बस चीफ, जो बताना चाहिए था। फिर भी बस इतना सा फ़र्क कर लिया कि मैंने अपने आप को तुम्हारा चहेता बताया। यही कहा कि मेरी तुमसे दोस्ती है, लेकिन तुम मुझे छोटे भाइयों की तरह चाहते हो। फिर चीफ, वह मुझसे तुम्हारे बारे में पूछने लगी और मैंने फ़र्ज़ गुलामी अदा किया। वो क्या? मैंने उसे कहा कि तुम्हारी उम्र जितनी भी है, लेकिन तुम्हें ऐसी ऐसी ताकतें हासिल हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि सोच भी नहीं सकते। वो बड़ी हैरान हुई। कहने लगी, देखने में तो सुंदर से कोमल से लगते हैं, कोई भूल कर भी नहीं सोच सकता कि वो ऐसे धर्मात्मा होंगे। मिजाज के कैसे हैं, तबीयत कैसी है? तो चीफ, मैंने तारीफ़ों के पुल बांध दिए। अब बहुत मुतासिर हो गई है तुमसे, मगर अपने भाई के लिए सख्त गमज़दा है। पर तू कर क्या रहा था वहाँ बैठा बैठा? चीफ, दाल पका रहा था। क्या? हाँ, मेरा मतलब है कि वो तो मुतवज्जा हो गई तुम्हारी तरफ। मैं उससे उसकी छोटी बहनों के बारे में बात कर रहा था। उसका कहना है कि दोनों अभी बड़ी पगली हैं, ऊंच नीच को समझती नहीं। हालांकि हम लोग बुरे हालात का शिकार हैं, लेकिन इन लम्हात में भी वो अपने आप को बाज नहीं रख पाती। हालांकि मुझे बहुत बुरा लगता है। बस ऐसी ही बातें हो रही थीं मेरे और उसके दरमियान। औरतों में बैठकर बातें करने का बहुत शौक है तुझे? हाँ चीफ, इससे इनकार तो नहीं करूँगा, बड़ा लुत्फ़ आता है। अच्छा, बकवास बंद करो और सुनो, कुछ काम भी करना है। चीफ, उसके लिए तो आपके इस गुलाम ने कभी इनकार ही नहीं किया। हुक्म फरमाइए। तुझे तन्हाई में गणेशपाल सांगा का जायज़ा लेना है। उसका क्या अंदाज है? क्या वो इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है? इसका एहसास तन्हाई में ही होगा। तू नादीदा हालत में उसके करीब रहेगा और ये जायज़ा लेगा कि तन्हाई में वो किस किस्म की हरकत करता है। गोया जासूसी। चीफ, जासूसी? हाँ, पहले हम इसी बात का जायज़ा लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी खास मकसद के तहत अपने घर वालों को परेशान कर रहा हो और उनसे कोई काम लेना चाहता हो। अगर ऐसी बात है तो फिर इस अंदाज में सोचेंगे, और अगर कोई दूसरी सूरत हाल है तो फिर उसके जहन का जायज़ा लेना पड़ेगा। ओके चीफ, ओके, मैं समझ गया, पूरी तरह समझ गया। और सुन,
किसी भी मसले में मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त से पहले हो जाएगा। हमें पहले तमाम सूरत हाल से वाकिफ़ हो जाना चाहिए, उसके बाद कोई अमल करना मुनासिब होगा। आप बिल्कुल फ़िक्र न करें चीफ, आपकी सोहबत में खाकसार को बहुत सी मालूमात हासिल हो गई हैं। तो फिर ठीक है, अब जा, मुझे 2 घंटे के बाद रिपोर्ट देना। वो निगाहों से ओझल हो गया। मैंने महसूस किया कि वो खासी दिलचस्पी के साथ अंदर गया है और मैं इस दिलचस्पी की वजह जानता था। बहरहाल मेरे हुक्म से सरताबी तो उसकी मजाल नहीं थी। मैंने काम का आगाज़ कर दिया था। ठीक 2 घंटे के बाद रजब अली मेरे पास वापस आ गया। रिपोर्ट प्लीज़ चीफ। यस, मैंने कहा। सही मायनों में उसका दिमाग खाली है। मंदिर से वापस लाने के बाद उसका चेहरा वगैरह धुलाया गया, लिबास तब्दील कराया गया और चीफ, ये लिबास उसे उसकी माँ ने तब्दील कराया। कमरा बंद करके मेरे अलावा वहाँ और कोई मौजूद नहीं था। सबसे पहले अंदाज़ा उसी वक्त हो गया मुझे, चीफ जवान लड़का है, कैसी ही अदाकारी करे, माँ के सामने इस तरह बेलिबास नहीं हो सकता। लेकिन श्रीमती रानी अमृता देवी ने इंतहाई उदास चेहरा लिए हुए उसे पूरा लिबास तब्दील कराया और फिर उसका चेहरा वगैरह साफ करके कंघे से बाल बनाकर उसे कमरे में बंद छोड़ आई। चीफ, वहाँ से मैंने अपने काम का आगाज़ किया और ये पूरा वक्त उसके साथ गुजार कर आ रहा हूँ। आपके हुक्म की तामील दयानतदारी से करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके लिए मुझे मेरे अहले वतन ने हदायत दी हैं। आप यकीन करें 3-4 बार खुशबू की लहरें मेरे करीब से गुजरी। मेरा मतलब है निशा और रजनी, लेकिन मैंने दिल पर जबर किया। चीफ, ये 2 घंटे की रिपोर्ट है। वो पत्थर आया हुआ अपनी जगह साकित और जामिद बैठा रहा। मैंने उसे उसके सामने बैठकर देखा है, पलके तक नहीं झपकता और खामोश बैठा रहता है तन्हाई में। चीफ, अपने ऊपर इस कदर जबर करना निहायत मुश्किल काम नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो यकीनी तौर पर एक मुअत्तल इंसान है। आपका ये गुलाम इस बात का दावा करता है। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई तो रजब अली जल्दी से बोला, चीफ, क्या अब भी उसकी निगरानी की ज़रूरत है? मतलब, आप यकीन कीजिए मैं 2 घंटे उसके पास गुजार आया हूँ। 10 घंटे भी गुजार लूँ तब भी रिजल्ट इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आई एम सॉरी चीफ, मेरा मतलब है कि अब तो उसकी निगरानी की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना चाहता है तू? मैंने सवाल किया और वो हंस पड़ा। कहने लगा, चीफ, दोनों लड़कियां घूमने जाने वाली हैं। मतलब यह है कि यहीं मंदिरों के दरमियान रौनक देखने जा रही हैं। माँ बाप से इजाज़त ले ली है उन्होंने, मैं भी जाऊँ। क्या करेगा तू जाकर? और क्या उन्होंने तुझे साथ ले जाने पर आमादगी का इजहार किया है? 420 कर रहे हो चीफ? ये मालूम करना चाहते हो कि मैंने उनसे रब्ता किया है या नहीं? यकीन करो कुछ भी कर लूँगा, लेकिन तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। ये भी मेरी मजबूरी है, इसलिए जो कुछ मैं कहूँ उसके बारे में तुम्हारा सवाल करना बिल्कुल बेमकसद होगा। बस यूं ही जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं उनके सामने इस तरह आ जाऊँगा कि वह मुझे देखकर चौंकेंगी और इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे हुस्न जमाल ने उन्हें मुतासिर किया है या नहीं। आई एम सॉरी चीफ, आई एम वेरी सॉरी। मैंने कुछ लम्हे सोचा और उसके बाद रजब अली को जाने की इजाज़त दे दी और वह खुशी खुशी वहाँ से चला गया। फिर शाम तक रजब अली की सूरत देखने को नहीं मिली, ना ही निशा और रजनी वापस आईं। लेकिन जब वो वापस आईं तो उनके चेहरे गुलनार हो रहे थे और रजब अली अपनी इस शक्ल में उनके साथ था। दोनों हंस रही थीं, कह लगा रही थीं, लेकिन अंदर दाखिल होकर संजीदा हो गईं। फिर रजब अली मेरे पास आ गया और वो अंदर चली गईं। मैंने उसे गहरी निगाहों से देखा था। उसने दोनों हाथ उठाकर कहा, वादा वादा होता है चीफ, मगर कमाल की लड़कियां हैं, बहुत अच्छी। चीफ, जिंदगी का लुत्फ आ गया। हम लोग खूब घूमे फिरे। मैं जगह जगह उन्हें ले गया हूँ और तफरी करता रहा हूँ। कायल हो गई हैं दोनों की दोनों मेरी। पता है चीफ, निशा क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? एक अजीब सा नाम ले रही थी। पिड़ तो याद है, उससे पहले भी कुछ कहा था। कहने लगी, मैं यूनान का देवता लगता हूँ, क्यूपिड। वही चीफ, ये क्यूपिड क्या होता है? स्टूपिड का दूसरा नाम है, मैंने जवाब दिया। और स्टूपिड जब पूरी तरह अंग्रेजी सीख जाए तो खुद ही समझ जाएगा। तो क्या वो मेरा मजाक उड़ा रही थी? क्या मालूम, मगर वो तो मुझे हुस्न जमाल का देवता कह रही थी और तूने उनकी बात मान ली। मैंने सवाल किया और रजब अली सर खुजाने लगा। फिर बोला, चीफ, घिस रहे हो तुम, मुझे यकीनन घिस रहे हो। वो मेरी तारीफ़ें कर रही थी। मैंने उन्हें बहुत से कमालात भी दिखाए हैं और उन कमालात को देखकर हंस हंस कर बेहाल हो गई हैं। चीफ, क्या मज़ा आता है जब लड़कियां बुरी तरह बदहवास होकर हंसती हैं। कमालात क्या दिखाए थे ये बता? बस यूं ही से एक शख्स एक टोकरी में अंडे लेकर जा रहा था। ये हिंदू लोग गालिबन अंडे भी इस्तेमाल नहीं करते। लड़कियां नाक भूं चढ़ाने लगीं और कहने लगीं कि मुसलमान मुर्ग को पैदा होने से पहले खा जाते हैं और पैदा होने के बाद भी। अब देखो, ये कोई मुसलमान ही है जो अंडे ले जा रहा है।
मैंने उनसे कहा कि अगर इन तमाम अंडों से बच्चे निकलकर भागने लगें तो कैसा रहेगा। वो हंसने लगी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं अमली तौर पर ऐसा करके दिखा सकता हूँ। बस चीफ, अंडों की टोकरी से बच्चे निकल कर भागने लगे और वो आदमी शिद्दत हैरत से बाउला हो गया। बहरहाल बाद में वो चूजे ही पकड़ कर ले गया। हालांकि जब वो घर पहुंचेगा तो उसे वो चूजे अंडों में ही बदले हुए मिलेंगे, क्योंकि जिंदगी पैदा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बस ये सिर्फ नजरी धोखा था जो मैंने उन्हें दिखा दिया। बस इसी किस्म के चंद दूसरे खेल कायल हो गई हैं, इसी तरह जिस तरह तुमने सरिता देवी को कायल कर लिया था। कहने लगी कि तुम लोग तो बड़े ना जाने क्या मालूम होते हो। कोई हिंदी का जुमला कहा था उसने, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मतलब यही था कि हम तो बड़े माहिर फन हैं। तो ये हरकतें होती रही हैं, यकीन करो चीफ, इसके अलावा और कुछ नहीं। और चीफ, उन्होंने मुझसे एक वादा भी लिया है। क्या? रात को 12 बजे के बाद इमारत के पिछले हिस्से में मिलने का। क्यों? दोनों ने वादा लिया है चीफ, एक ने थोड़ी लिया है। और फिर वही शक की बात। मगर बुरी बात है, हमें उन लोगों के साथ अभी काफी वक्त सर्फ करना है। अगर इस तरह अमृतपाल सांगा को यह एहसास हो गया कि उनकी बेटियों के साथ कोई बदतमीजी हो सकती है तो वो बेचारा बददिल हो जाएगा हमसे। नहीं रजब अली, इसकी इजाजत नहीं है तुझे, ऐसी कोई हरकत ना कर। मगर चीफ, कोई हरकत थोड़ी होगी, बस हंसी मजाक गप्पों शप्पों के लिए। जी नहीं, 12 बजे से लेकर सुबह तक आप सिर्फ मेरे साथ इसी चारपाई पर चादर ओढ़कर सोएंगे, क्या समझे? ठीक है चीफ, मगर उनसे कुछ कहना तो पड़ेगा ना। वो तेरी मर्जी है, कह देना। ओके चीफ, ओके, रजब अली ने गर्दन हिलाकर कहा। मैं अपने मौकफ में जरा भी नरमी नहीं कर सकता। जाहिर है किसी की इज्जत को नहीं उछाला जा सकता। बाद का वक्त गुजर गया। मैं अपने तौर पर यह तय कर चुका था कि आज ही गणेश पाल के दिमाग का जायजा लूंगा। चुनाचे रात के खाने के बाद मैं अंदर दाखिल हो गया। अमृतपाल सांगा जी ने मेरा इस्तकबाल किया। कहने लगे, आज अंदर ही सोएंगे महाराज, ये अच्छी बात है। रात को यकीनन आपको मच्छरों ने काटा होगा। नहीं सांगा जी, मैं सोने नहीं आया, बल्कि कुछ फैसले करने हैं मुझे आज। आप जब मुझ पर एतमाद कर चुके हैं तो मैं भी अपने काम का आगाज कर देना चाहता हूँ। ज़रूर महाराज, आप मेरे लिए हुक्म दें, मुझे क्या करना है। कोई ख़ास बात नहीं। गणेश पाल क्या अपने कमरे में तन्हा रहते हैं? नहीं, उसकी माँ उसके साथ होती है, वही देखभाल करती है। और आप? मैं दूसरे कमरे में सोता हूँ। अमृता बेचारी खुद ही सब कुछ कर रही है, मुझे तकलीफ़ नहीं होने देती। उसे मेरी सेहत का भी ख्याल है और वो नहीं चाहती कि गणेश की वजह से मैं रात भर जागता रहूं। औरत बड़ा इसार करती है, पति के लिए भी, औलाद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। भगवान ने हम पर विपदा डाली है, तो जो हो रहा है वो भुगत रहे हैं। वरना दीपक महाराज, सांगापुर चलोगे हमारे साथ तो हमारे बारे में सही अंदाज़ा होगा तुम्हें। बहरहाल आज मैं तन्हाई में गणेश पाल का जायज़ा लेना चाहता हूँ और इसके बाद आपको ये बताऊँगा कि आगे क्या करना है। बड़ी कृपा महाराज, मेरा मन तो ये चाहता है कि आप आते ही मेरे गणेश पाल के लिए काम शुरू कर दें, पर आपसे कुछ कह भी तो नहीं सकता था। मैं उस कमरे में पहुंच गया जहां गणेश पाल मौजूद था। मसहरी पर पालती मारे बैठा हुआ था और एक दीवार को तक रहा था। मैंने सब लोगों को कमरे से निकालकर दरवाज़ा बंद कर लिया और गणेश पाल के करीब पहुंच गया। उसने मेरी आहटों पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने एक कुर्सी उठाई और मसहरी के सामने जा बैठा। वो बदस्तूर दीवार को देखता रहा। तब मैंने उसके सर पर निगाहें जमा दी और मेरी नज़रों की तेज़ी उसके दिमाग में चुभने लगी। मैंने उसे हुक्म दिया कि वो मेरी जानिब रुख बदल ले और ये मेरा पहला तजुर्बा था। इस पर वो मेरी तरफ घूम कर बैठ गया और उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी। मैंने दूसरे लम्हे उसे अपनी निगाहों के जाल में जकड़ लिया और गणेश पाल की पत्थराई हुई आंखें मेरी आंखों से मुंसलिक हो गईं। तब मैंने उसके दिमाग की तरफ सफ़र शुरू कर दिया और थोड़ी देर में मैंने अपने आप को एक तारीक खला में महसूस किया। अचानक ही मेरे जहन को एक झटका सा लगा। मैंने दिल में सोचा कि क्या वो भी ब्लैकर है, काले जहन वाला। मैंने उसे जहनी तौर पर मुखातिब किया और पूछा कि क्या वो शबलीस है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने ज़रा सख्त रवैया इख्तियार किया और उसे कहा, अगर वो शबलीस नहीं है तो अपनी जहनी कैफियत को मुझ पर वाजे करे। कौन है तू? इस तरह पथराया हुआ क्यों है? क्या है तेरे जहन में? जवाब दे मुझे, जवाब दे। मैंने मध्यम आवाज़ में कहना शुरू किया, लेकिन उसके दिमाग का तारीख खला बदस्तूर मौजूद रहा। मैं अपनी कुव्वत को बढ़ाता चला गया। अगर वो शबलीस भी होगा तो बाहर तौर उसे जवाब देना पड़ेगा, वरना मेरे दिए हुए शदीद जहनी झटके उसे शदीद तकलीफ से पागल कर देंगे। मुझे उस वक्त भी जवाब न मिला तो मैंने इंतकामी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मैंने उसके दिमाग को एक झटका दिया और उसके हलक से एक दिलखराश कराह निकल गई। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मैंने फिर कहा,
तू जो कुछ भी है मुझ पर अपनी वजाहत कर। कौन है तू, क्या है, तेरी इस कैफियत की वजह क्या है? तब अचानक ही मैंने उसके दिमाग में नन्हे नन्हे से सितारे चमकते हुए देखे। ये सितारे एक मरबूत शक्ल इख्तियार कर रहे थे, लेकिन वो शक्ल मेरे सामने नहीं आई। लंबे लंबे घने स्याह बाल, सुराहीदार गर्दन और एक पुरस्रार हसीन चेहरा। उस चेहरे के खदोखाल निगाहों में ज्यादा वाज़ेह नहीं हुए। मैंने एक बार फिर उसे हदायत की, इस चेहरे को मेरे सामने नुमाया कर। कौन है तू? जवाब में वो चेहरा इंतहाई बर्क रफ्तारी से घूमने लगा। घूमने की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके खदोखाल बिजली के पंखे की तरह तेज तेज चलते हुए महसूस हो रहे थे। बिल्कुल ऐसे कि चंद लकीरें नजर आईं और कोई चीज वाज़ेह ना हो। फिर वो एक लम्हे के लिए सुस्त हुए तो मुझे दो खूबसूरत आंखें नजर आईं, बड़ी बड़ी हसीन आंखें। लेकिन दूसरे लम्हे पलकें बंद हो गईं और फिर अचानक ही वो चेहरा मेरे सामने से गुम हो गया। लंबे लंबे बाल फिजा में लहराते हुए मादूम हो गए और इसके बाद एक तारीक खला नजर आया, जिसमें फिर मध्यम मध्यम खाके उभर रहे थे। कभी किसी इमारत का खाका एक मुट्ठ भी नजर आया और उसके करीब एक इमारत जो मंदिर की शक्ल इख्तियार करने लगी। फिर सब कुछ निगाहों से उजल हो गया और गणेश पाल औंधे मुंह मसहरी पर गिर पड़ा। मैंने फौरन ही उसे अपने ट्रांस से आज़ाद कर दिया। अपनी जगह से उठकर उसके करीब पहुंचा, उसे सीधा करके लिटाया और उसका चेहरा देखने लगा। उसका पूरा चेहरा पसीने में डूबा हुआ था। जिस्म की भी यही कैफियत थी। गहरी गहरी सांसें ले रहा था। बड़े कर्ब का शिकार मालूम होता था। मैं समझ गया कि ये उस पर पड़ने वाला जहनी बोझ है जिसने उसे मुजमहिल कर दिया है। बाहर तौर कम अज कम इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि गणेश पाल किसी गहरे सहर में मुब्तला है। वो अपने तौर पर अदाकारी नहीं कर रहा, बल्कि यकीनी तौर पर किसी मुसीबत का शिकार है। अब ये तो मालूम हो गया था, चुनाचे इसके बाद मज़ीद जायज़ा लेने की ज़रूरत नहीं थी। अब उन हालात और अवामिल को देखना था जिनके तहत गणेश पाल शिकार हुआ था, और ये सब कुछ सांगापुर जाकर ही मालूम हो सकता है। मैंने गणेश पाल को उसके हाल पर छोड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। कमरे से काफ़ी फासले पर अमृतपाल सांगा और रानी अमृता मौजूद थे और परेशान निगाहों से दरवाजे की जानिब देख रहे थे। दरवाज़ा खुलने और मुझे बाहर निकलते देखकर उनके चेहरों पर उम्मीद की लकीरें नमूदार हो गईं और फिर वो तेज़ी से मेरी जानिब बढ़ आए। उनके चेहरे सवालिया निशान बने हुए थे। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, आप लोग यहाँ परेशान खड़े हैं, बस ऐसे ही महाराज, मेरे साथ आइए। मैं उन्हें लेकर चल पड़ा और दूसरे कमरे में पहुँच गया। हम सब बैठ गए। मैंने अमृतपाल से कहा कि चंद पेंसिल मंगवा दे। उसने फ़ौरन इंतज़ाम कर दिया। तब मैंने कहा, अमृतपाल महाराज, मैं आपको बहुत सी बातें पहले ही बता चुका हूँ। मैं न साधु हूँ ना कोई महान पुरुष, मैं एक आम इंसान हूँ और इस बारे में कुछ जानता हूँ। मैंने गणेश पाल का जायज़ा ले लिया है। कुछ पता चला महाराज? बहुत थोड़ा सा। क्या? वही बताने जा रहा हूँ। उसका दिमाग घोर अंधेरों में गुम है। वह होश की दुनिया से दूर है। उसके अपने हवास बेकार हैं। हाँ, उसके दिमाग में कुछ मिटी मिटी तस्वीरें हैं। मैं आपसे पहला सवाल करना चाहता हूँ। ज़रूर महाराज। क्या उसकी ज़िंदगी में कोई औरत है? औरत? माफ़ कीजिए माँ जी, आपके सामने यह सवाल मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मजबूरी है। क्या गणेश पाल किसी औरत के जाल में गिरफ्तार रहा है? भगवान की सौगंध नहीं, वो बहुत नेक और शरीफ लड़का रहा है। पूरा यकीन है आपको? हाँ। अब मैं पेंसिल लेकर एक तस्वीर बना रहा हूँ। आप दोनों गौर से देखकर बताएं ये औरत कौन है। मैं कोई मुसव्विर नहीं हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि इस औरत की तस्वीर बनाऊँ। आप इस पर गौर करके मुझे बताएं कि क्या आप इस औरत से वाकिफ़ हैं। जी महाराज, दोनों ने बैक वक्त कहा। हकीकतन मैं मुसव्विर नहीं था, ना ही मैंने कभी तस्वीर कशी की थी, लेकिन मैंने बाज़ औक़ात खुद पर भी दिलचस्प तजुर्बात किए थे और इन तजुर्बात से मुझे बहुत से उम्दा नताइज हासिल हुए। इस वक्त भी मैं एक दिलचस्प तजुर्बा करने जा रहा था। मैंने अपने जहन को यकसू किया। जो कुछ मैंने गणेश पाल के दिमाग में देखा, अपने जहन में समेटा, उसे खुद पर तारी किया और फिर हाथ को पेंसिल पकड़ा दी। मैं जिन वाक़यात से मुंसलिक हो सकता था उनके बारे में जान भी सकता था। गैर मुंसलिक वाक़यात को बस इस हद तक जान सकता था जिस कदर देख सकता था। मसलन मैं उन नकूश की तस्वीर कशी की कोशिश कर सकता था। जो कुछ मैंने उसके दिमाग में देखे थे वो क्या थे इस बारे में नहीं जान सकता था। अब मेरा हाथ जहन से मुंसलिक हो गया था और पेंसिल कागज़ पर तस्वीर कशी कर रही थी। मैंने उसके दिमाग में नज़र आने वाली औरत की तस्वीर बनाई, उसे कई जावियों से नक्श किया और देर तक इस काम में मसरूफ़ रहा।
अमृतपाल और अमृता खामोश बैठे रहे। फिर मेरा काम खत्म हो गया। मैंने चंद लम्हात खामोशी इख्तियार की, फिर तस्वीर अमृतपाल के सामने कर दी। आपने कभी ये शक्ल देखी है? दोनों मियाँ बीवी उस पर झुक गए। अमृतपाल ने कहा, नहीं, मैंने कभी ये चेहरा नहीं देखा। लेकिन वो ये अल्फाज पूरी तरह अदा नहीं कर सके थे कि रानी अमृता के हलक से एक आवाज़ निकल गई। अमृतपाल और मैंने चौंक कर देखा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर तस्वीर देख रही थी। फिर उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकली, हे भगवान, ये